अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज इस प्रेजेंटेशन में हम आर्डिनो कार्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके हार्डवेयर को पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्डिनो कार्ड का फंक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसान के नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है। तो इसमें दिमाग भी मौजूद होता है और इसमें सेंसर्स भी काम कर रही होती हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में सेंसर्स काम कर रही होती हैं और ब्रेन डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आर्डिनो की अगर बात करें तो आर्डिनो की एक पूरी फैमिली है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम कार्ड है उसे आर्डिनो यूएनओ कहा जाता है। आर्डिनो यूएनओ के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इटालियन जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि एक। और इस कार्ड की तस्वीर मैं आपको राइट साइड पर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आर्डिनो का लोगो भी नज़र आ रहा है और यूएनओ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो जब भी आपने इस कार्ड को लेना है आपको मालूम हो जाएगा कि ये एक यूएनओ कार्ड है। इंसान को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसको फूड से मिलती है। इसी तरीके से इस कार्ड को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए जो कि उसे पावर सोर्स से मिलती है। ये कार्ड 5 वोल्ट पर चलता है। तो आप जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे 5 वोल्ट पर काम करते हैं। इस कार्ड को पावर देने के कई तरीके हैं, तो सारे तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका यह है कि हम इस कार्ड को कंप्यूटर लैपटॉप के साथ लगाएं एक यूएसबी पोर्ट के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको यूएसबी पोर्ट दिखा रहा हूँ और इसकी केबल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि टाइप बी यूएसबी पोर्ट के लिए यूज़ होती है। तो अगर आपने लैपटॉप के साथ इसे लगाया तो ये पावर ऑन हो जाएगा और आपके लैपटॉप से इस कनेक्शन के ऊपर, यूएसबी कनेक्शन के ऊपर वोल्टेज हासिल करना शुरू कर देगा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है और आप इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं, पावर की इंडिकेशन ऑन है। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है इसको पावर अप करने का। एक बेहतर तरीका यह है कि आप इसकी पावर कॉर्ड, जो कि मैं आपको यहाँ पर पावर इसका कनेक्टर दिखा रहा हूँ, इसके साथ इसकी पावर कॉर्ड लगाएं और पीछे एक डीसी सप्लाई लगा दें, डीसी बैटरी लगा दें जो कि 9 वोल्ट्स की होनी चाहिए, तभी ये पावर ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डीसी सप्लाई नहीं है तो आप एक अडॉप्टर लेकर, ऐसा अडॉप्टर आपको चाहिए जो 220 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता हो और आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका यह है कि यहां पर आपको मुख्तलिफ पावर की पोर्ट्स नजर आ रही हैं। तो यहां पर आपको वी इन की पिन नजर आ रही है, ग्राउंड की पिन नजर आ रही है, तो आप यहां पर भी 9 वोल्ट्स दे सकते हैं। यूएसबी से दे सकते हैं, बैटरी से पावर कॉर्ड में दे सकते हैं, अडॉप्टर लगा सकते हैं और कन्वर्टर के जरिए एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप पिन्स पर भी डायरेक्टली पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इस पावर कनेक्टर को इस्तेमाल करें और लैपटॉप से अपने कंप्यूटर को पावर अप करने के लिए कनेक्ट ना करें। मैं अब आप और कंपोनेंट्स भी दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर 5 वोल्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आप 7 से 12 वोल्ट दें, 7 वोल्ट ज़्यादा बेहतर हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज देनी है तो आपको 5 वोल्ट्स देने पड़ेंगे और अगर आपने वी इन पर वोल्टेज देनी है तो आपको 6 से 12 वोल्ट्स देने पड़ेंगे। जब आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ वोल्टेज रेगुलेटर लगे हुए हैं जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी तो वो उसे 5 वोल्ट में रेगुलेट कर देंगे, वहाँ तक ले आएंगे। और इसी तरीके से हमारे पास ओवर करंट प्रोटेक्शन भी मौजूद है। एक छोटा सा कंपोनेंट है जो कि अगर करंट ज़्यादा फ्लो करने की कोशिश करेगा तो उसे रेजिस्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास करंट प्रोटेक्शन के लिए एक कंपोनेंट लगा हुआ है और इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया, यूएसबी पोर्ट, पावर पोर्ट, इसी तरीके से हमारे पास रेगुलेटर लगे हुए हैं और इसी रेगुलेटर के साथ हमारे पास ये सिल्वर कलर का एक करंट प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगा हुआ है। मैं अब आपको इसके पावर सप्लाई के सर्किट में लेके जाता हूं। यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें तो कनेक्टर है और कनेक्टर को यहाँ पर हमने पिंक कलर से शो किया है। उसके बाद हमारे पास एक रेगुलेटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर रेगुलेट हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट जितने भी आए, उसके साथ ही हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है। डायोड की लोकेशन आप देख सकते हैं, इस वक्त डायोड की लोकेशन ये वाली है। ये डायोड एक प्रोटेक्शन देता है कि पोलैरिटी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। उसके साथ कई मरतबा डीसी सप्लाई में एसी फैक्टर आ जाता है, रिपल्स आ जाते हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर एसी के लिए शॉर्ट होते हैं, तो कैपेसिटर एसी को रिपल आउट कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं और हमारे पास प्योर डीसी रह जाती है। तो आप देखें यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास 2 कैपेसिटर हैं
जो कि प्योर डीसी देने के लिए यूज हो रहे हैं। बीच में हमारे पास रेगुलेटर है जो कि 5 वोल्ट रेगुलेट करते हैं और मैंने आपको यहाँ पर रेगुलेटर दिखाया। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कैपेसिटर भी अब आ चुके हैं जो आपने देख लिए हैं। हमारे पास डायोड भी आ चुका है, यहाँ पर डायोड आपको नजर आ रहा है। और हमारे पास 5 वोल्ट की एक पिन भी है जिस पर आप 5 वोल्ट दे भी सकते हैं और इससे 5 वोल्ट आप ले भी सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी लगा होता है। आप अगर इस कंपोनेंट को देखेंगे तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर नजर आएगा और इसके साथ आपको ट्रांजिस्टर्स नजर आएंगे। ये आपको ट्रांजिस्टर्स नजर आ रहे हैं और हमारे पास एक 3.3 वोल्ट रेगुलेटर भी लगा होता है। इसकी क्या ज़रूरत होती है, कई मरतबा आप अपने आर्डिनो कार्ड को, क्योंकि ये एक नया फीचर है, 3.3 वोल्ट देकर भी एनर्जाइज करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं और कई ऐसी चीज़ों को ऑपरेट भी करवा सकते हैं आउटपुट के तौर पर अगर आप काम लें इससे, जो कि 3.3 वोल्ट्स पर चल रही है। मसलन अगर आपने एक डायोड लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमारे पास 5 वोल्ट भी है इन आउट, 5 वोल्ट से ज़्यादा भी इन आउट कर सकते हैं, 7 से 12 वोल्ट, और 3.3 का ऑप्शन भी हमारे पास है जिससे हम इस कार्ड को एनर्जाइज कर सकते हैं। इस कार्ड के दिमाग की तरफ आते हैं, क्योंकि जैसे हमारा दिमाग काम करता है इस कार्ड में भी एक दिमाग है जो कि इसका माइक्रो कंट्रोलर है। आपको यहाँ पर उसका मैं नंबर लिखा रहा हूँ, ATmega328P। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है और आप यहाँ पर इसका माइक्रो कंट्रोलर देख सकते हैं जो कि इनपुट लेता है तमाम सेंसर से और फिर प्रोसेसिंग करता है। हमारा प्रोग्राम भी इसके अंदर रिजाइड कर रहा होता है और हमारा प्रोग्राम जो कि हम USB कनेक्टर के साथ इसमें डाउनलोड करते हैं वो एग्जीक्यूट करवाता है। इस माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि चांद पर जो सबसे पहला मिशन गया था जिसे अपोलो 15 कहते हैं, उसमें जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था ये उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। इसका मतलब यह है कि इसमें 8 बिट डाटा ट्रांसफर हो सकता है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो 8 बिट को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। तो आप इसको एक रोड के साथ मुशाबहत दे सकते हैं जिस पर 8 गाड़ियां जा रही हैं, तो आपके पास डाटा 8 बिट्स की सूरत में ट्रेवल करता है और जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं वो भी इसी तरीके से डाटा को यूज करते हैं। हमारे पास इसमें 2 किलोबाइट की एक रैम होती है जिसे स्टैटिक रैम कहा जाता है। इसका काम उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि हमारा सिस्टम पावर ऑन है, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम पावर ऑफ होता है तो इसमें जितना भी डाटा है वो हम लूज कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब प्रोग्राम इसमें डाला जाता है तो वो कभी भी SRAM में नहीं डाला जाता, बल्कि SRAM एक किस्म की वर्किंग मेमोरी होती है। तो आप प्रोग्राम किस में डालेंगे, प्रोग्राम इसकी फ्लैश ड्राइव में, फ्लैश मेमोरी में डाला जाता है जो कि 32 किलोबाइट की है। और फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको पता है कि अगर हम इसे लैपटॉप से निकाल भी लें तब भी इसमें डाटा स्टोर रहता है। इसी तरीके से इस प्रोसेसर की जो फ्लैश मेमोरी है उसमें जब ये कार्ड पावर ऑफ भी हो जाता है तब भी डाटा स्टोर रहता है। इसे नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। इस प्रोग्राम को हम अरेज भी कर सकते हैं और दोबारा इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस प्रोसेसर की अगर थ्रूपुट देखी जाए तो ये 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये इसकी थ्रूपुट है। इस माइक्रो कंट्रोलर को आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये पहली पिन, दूसरी, तीसरी, हम यहाँ से नीचे जाते जाएंगे और ये 14th पिन है। फिर हमारे पास 15, 16, 17 आएगी और 28 पिन तक हम जाएंगे। जो हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इस कार्ड के अंदर एक क्लॉक भी होता है जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक है। ये एक ऑसिलेटर है और क्रिस्टल से बना होता है जिसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर ये क्लॉक दिखा रहा हूँ। पूरे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का अपना क्लॉक भी होता है। अब हम आते हैं इसके सेंसर्स की तरफ, जो कि चीज़ों को सेंस करते हैं और फिर वो अपनी इनपुट्स इस माइक्रो कंट्रोलर को देते हैं जो कि प्रोसेस करता है और फिर आगे आउटपुट्स को ड्राइव करवाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टर्म बताऊंगा जिसे GPIO कहा जाता है, जिसे जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इनपुट आउटपुट्स हैं। अगर हम सिर्फ एनालॉग इनपुट्स की बात करें तो मेरे पास यहाँ 0 से लेके 5 यानी 6 एनालॉग इनपुट आउटपुट्स हैं। तो ये इनपुट्स के तौर पे भी काम कर सकती हैं, आउटपुट के तौर पर भी काम कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम में इनको कैसे डिफाइन किया। इसी तरीके से मेरे पास 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 इनपुट आउटपुट डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं। इसके साथ साथ
यही पिन्स कुछ और काम भी कर सकती हैं। एनालॉग इनपुट्स की अगर हम बात करें तो ये 5 वोल्ट तक हमें वोल्टेज दे सकते हैं और 20 मिली एम्पेयर करंट भी इनसे फ्लो कर सकता है। मैक्सिमम 40 मिली एम्प्स कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर करंट इससे फ्लो करेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं, इनमें 6 डिजिटल इनपुट आउटपुट PWM इनपुट आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो एनालॉग इनपुट इससे देंगे वो 1024 मुख्तलिफ वैल्यूज ले सकता है 0 से 5 वोल्ट तक, क्योंकि वो 10 बिट की रेजोल्यूशन रखता है। यहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स दिखाए। तो अगर आप इनकी पहली ऊपर वाली पिन्स देखें तो ये सारी पावर से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास रेफरेंस है, रीसेट है, हमारे पास मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल्स हैं, और फिर हमारे पास नीचे आप देखें तो हमारे पास एनालॉग इनपुट्स आती हैं। इसके अलावा भी इनके काम है जो कि हम आगे देखेंगे। आउटपुट अगर इस तरफ देखें तो हमारे पास डिजिटल इनपुट आउटपुट्स 0 से 13 तक है, यानी टोटल 14 हैं। और इसके साथ साथ इनमें मल्टीपल फंक्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के तौर पर काम कर सकता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इनमें से कुछ इनपुट आउटपुट पिन्स को हम PWM के तौर पर, क्लॉक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर इसकी पूरी एनालॉग इनपुट्स को देख सकते हैं, इनमें इंटरप्ट्स ही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम वो सारी चीज़ें देखते रहेंगे। तो हम चलते हैं PWM की तरफ कि ये क्या चीज़ होती है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक डिजिटल इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करने तो वो या तो 0 की फॉर्म लेगी या 1 की फॉर्म लेगी। लेकिन अगर वो PWM है तो उसका मतलब ये है कि वो आपको आउटपुट पर एक फ्रीक्वेंसी दे सकती है, आपको पल्सेस दे सकती हैं। वो पल्सेस मुख्तलिफ विड्थ की हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ड्यूटी साइकिल 25% है, क्योंकि यहाँ पर 0% ड्यूटी साइकिल है, तो ये सारा 0 है। 25% ड्यूटी साइकिल पर आपको एक साइकिल का चौथा हिस्सा 1 मिलेगा और बाकी 3 हिस्से 0 मिलेंगे। फिर चौथा हिस्सा 1 मिलेगा और बाकी 3 हिस्से 0 मिलेंगे। 50 पर आपको एक ऐसी साइक्लिक वेव मिलेगी, स्क्वायर वेव मिलेगी, जो 50% 1 होगी, 50% 0 रहेगी एक साइकिल में। फिर अगला साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर अगला साइकिल शुरू हो जाएगा। 75% में वो 75% 1 रहेगी और 25% 0 रहेगी। और अगर वो टोटल 1 है तो वो 100% ड्यूटी साइकिल रखती है। तो हम यहाँ से साइक्लिक वेव्स दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दूसरी चीज़ों को क्लॉक देख सकते हैं। आप इस चीज़ को प्रोग्रामिंग के दौरान समझेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बोर्ड पर 3 LEDs लगी होती हैं। एक LED ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की होती है। तो जब हम डेटा सीरियली ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे होते हैं तो ये LEDs ऑन ऑफ हो रही होती हैं। इसी तरीके से ये पावर ऑन की LED है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाई हुई है। और हमारे पास एक तीसरी LED भी है जो कि हमारी इनपुट आउटपुट पिन 13 से कनेक्टेड है। तो अगर आप इस पिन से एक बाहर एक्सटर्नल LED लगाएं और उसको ऑन करें तो आपके पास जैसे ही 13 पिन पर वोल्टेज आएगी ये LED भी ऑन हो जाएगी। ये एक किस्म की हमें इंटरनल डायग्नोस्टिक के बारे में बताती है कि हम इंटरनली भी एक चैनल को चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब भी आपकी 13 नंबर पिन 1 होगी या हाई होगी तो ये LED जलना शुरू कर देगी। हमारे पास कुछ ऐसी इनपुट्स हैं जिन्हें हम सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसेस कहते हैं, SPI कहते हैं। और इनका काम ये होता है कि ये 2 स्मार्ट डिवाइसेस के बीच में सीरियली डाटा कम्युनिकेट करते हैं। एक एक बिट करके, सीरियल का मतलब ये है कि एक एक बिट में डाटा जाता है। मेरे पास मल्टीपल आर्डिनो कार्ड्स लगे हुए हैं, तो हम उनके दरमियान जो डाटा ट्रांसफर करेंगे वो सीरियल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तारें, केबल्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, और जिस तरीके का प्रोटोकॉल हमने बनाया होगा, हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल, उसके तहत ये डाटा ट्रांसफर कर रही होंगी। इसी तरीके से इस बोर्ड पर एक रीसेट बटन होता है, तो हम इसे रीसेट कर सकते हैं, हम इसे रीबूट कर सकते हैं। लेकिन यही काम हम एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड के बटन्स हैं। ये ग्राउंड है और यहाँ पर अगर आप देखें तो रीसेट की भी पिन है। ये ग्राउंड की पिन है और ये रीसेट की पिन है। इन दोनों को अगर मैं लगाऊं और एक पुश बटन बाहर लगाऊं तो जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो रीसेट पर हाई सिग्नल जाएगा और ये पूरा का पूरा कार्ड रीसेट हो जाएगा। तो मैं इसे पुश बटन के जरिए भी करा सकता हूं और मैं इसको वायरिंग के थ्रू एक्सटर्नली भी रीसेट करवा सकता हूं।
इस बोर्ड पे हमारे पास इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग पिंस में मौजूद होती हैं, जिसे ICSP पिंस कहते हैं। इन पिंस के जरिए इस पूरे कार्ड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं, इन पिंस के जरिए भी इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। मसलन अगर आपने एक बड़े कंट्रोलर से, मसलन जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ UNO हमारे पास है, उसे एक छोटे कंट्रोलर को, एक आर्डिनो को प्रोग्राम करना है, तो आप सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ से लेंगे और आप इसकी ICSP, ये ICSP पिंस हैं, इनमें कनेक्ट कर देंगे। तो अब जो जो ये कमांड्स देगा, ये पूरा का पूरा कार्ड प्रोग्राम हो रहा है। और इसको कौन प्रोग्राम कर रहा है? आर्डिनो UNO कर रहा है। जिस तरीके से आर्डिनो UNO को हमने लैपटॉप से प्रोग्राम किया था, इसी तरीके से अब ये कार्ड इस छोटे कार्ड को प्रोग्राम कर रहा है और इसके लिए हम ICSP पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, पिंस के बारे में और इंडिकेशंस के बारे में पता चल चुका होगा। हम अभी सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं गए, लेकिन अगली वीडियोस में हम सॉफ्टवेयर की तरफ भी जाने वाले हैं और प्रोग्राम भी करने वाले हैं, मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो आपने दोबारा इस वीडियो को देखना है और आपने इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अपनी फिंगर टिप्स पे लाना है, ताकि आपको कभी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हुए इसके आर्किटेक्चर को दोबारा ना पढ़ना पड़े। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह दूं कि हर चौथी क्लास के बच्चे को आर्डिनो की समझ होनी चाहिए। चौथी क्लास के बच्चों से ऊपर तमाम बच्चों को हमें ये बोर्ड सिखाना चाहिए। उन्हें मुश्किल तो होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो छठी क्लास में पहुंचेंगे, 7वीं क्लास में पहुंचेंगे, तो उन्हें ये बोर्ड और इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग आ चुकी होगी और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग किट्स बना रहे होंगे। तो आपने ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी है और उनको बार बार दिखानी है, ताकि उनको इसका आर्किटेक्चर समझ आ जाए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी अगली वीडियोस का भी इंतज़ार कीजिए।